जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग मौलिक अधिकार का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट हैं इनका बेसिक परिचय हमने देखा था, इनका इंट्रोडक्शन समझा था हमने, और मौलिक अधिकार क्या होता है और उसके बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने बिल्ड किया था, डेवलप किया था। और दोस्तों, अब इसके आगे अब हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार में दोस्तों 12 से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने ये जाना था कि जो मौलिक अधिकार है हमारा वो आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक, आर्टिकल नंबर 35 तक ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी जाना था कि जो 12 और 13 हैं ये मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें बताते हैं। हमने ये भी समझा था कि ये जो ये देखिए मौलिक अधिकार के ही आर्टिकल है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल नहीं है क्या जो नए हैं? तो देखिए ये मौलिक अधिकार के ही आर्टिकल हैं, और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए 12 तो आप मौलिक अधिकार ही बताएंगे। लेकिन ये कोई मौलिक अधिकार नहीं देते, बल्कि ये क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ टर्म्स कंडीशन बताते हैं। और ऐसे ही हमारा जो आर्टिकल नंबर 33 है, जो आर्टिकल नंबर 34 है और जो आर्टिकल नंबर 35 है, आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 भी मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो ये हमने समझा था दोस्तों, ठीक है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रावधान समझेंगे कि मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान द्वारा। वह कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमें समझने हैं फंडामेंटल राइट को लेकर के। और यहां आप कॉन्शियस होकर के बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे तो दोस्तों देखेंगे आपके 12 और 13 जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर इसको आपने पढ़ लिया ढंग से, जो 12 और 13 है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया दोस्तों तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल का है कि इसमें जैसे आपसे पूछा जाता है कि आच्छादन का नियम क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत संविधान, जो हमारे पूरे संविधान है या जो मौलिक अधिकार है, इसका रिव्यू वाला मामला जो है, ये सारी चीजें यहीं से निकल करके आती हैं। तो ये सब हम देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले दोस्तों 12, आर्टिकल नंबर 12, जैसे ही हमारा फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है इसमें सबसे पहले आर्टिकल आता है 12, और 12 में राज्य की परिभाषा है। अब ये क्या है, कैसे है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12, और आर्टिकल नंबर जो 13 हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। तो ये सर क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। और समझना ही है आपको, यहां पे रट करके इस चैप्टर के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, इस चैप्टर के साथ न्याय नहीं होगा। और अगर चैप्टर के साथ न्याय नहीं होगा का मतलब यह है कि आपके साथ न्याय नहीं होगा। रटाना हो तो मैं तो केवल आपको यहाँ पे एक एक आर्टिकल रटा लूं, 10-15 मिनट 20 मिनट में आपको पूरा मौलिक अधिकार पढ़ा दूं। लेकिन आपको भी पता है ना, तो उससे आपका भला होगा ना तो मेरा भला होगा, है ना। वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है। ओवरऑल आप बैठे क्यों हैं? पढ़ने के लिए। हम यहाँ पे हैं क्यों? पढ़ाने के लिए। तो हमें केवल रटाना ही होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के ध्यान से समझेंगे, मौलिक अधिकार बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी दोस्तों जो राज्य है, राज्य की परिभाषा, आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर जो 12 है, 12 है, इसकी हम इसके बारे में प्रावधान समझते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 आपसे कई बार तो डायरेक्ट पूछता है राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो ध्यान से समझना आपको। राज्य की जो परिभाषा है, ध्यान से समझना आपको, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो एक जगह तो राज्य की परिभाषा हमें 12 में ही मिलता है, लेकिन दोस्तों आप नोट करके एक चीज और लिखेंगे, जो आर्टिकल नंबर 12 में तो ही है, लेकिन दोस्तों आर्टिकल नंबर 12 में तो ही है, लेकिन एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36 में भी राज्य की परिभाषा है। हालांकि जो 36 है यह मूल अधिकार का पार्ट नहीं है। सर फिर आप मूल अधिकार में क्यों बता रहे हो? आप नोट, इसीलिए मैंने कहा ना, नोट करके आप लिख लेंगे इसको। फिर जब हम डीपीएसपी देखेंगे तो वहां पर जो आर्टिकल नंबर 36 होगा ना, वो भी, उसमें भी राज्य की परिभाषा है। इतना ही नहीं, एक जगह और भी राज्य की परिभाषा है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 152 में भी राज्य की परिभाषा है। तो आप नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि यह भी पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा नहीं मिलती। तो ध्यान रखना है, 12 में भी राज्य की परिभाषा है, 36 में भी राज्य की परिभाषा है और 152 में भी राज्य की परिभाषा है, ठीक है। ये क्या है हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो ये पहले तो राज्य की परिभाषा 12 हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद 36 और 152 में भी राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सब अब हम लोग समझते हैं कि राज्य की परिभाषा का अर्थ क्या है ना, राज्य का परिभाषा क्या है। तो दोस्तों जो राज्य की परिभाषा है आर्टिकल नंबर 12 में, देखिए इसमें ध्यान से समझिए आप कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जितना भी हमारा पूरा फंडामेंटल राइट है 12 से लेकर के 35 तक, तो सबसे पहले जैसे ही 12 स्टार्ट होता है उसमें वो कहते हैं भाई कि हम सबसे पहले ये क्लियर करना चाहते हैं कि राज्य क्या है। हम सबसे पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि राज्य क्या है, यानी इन्होंने राज्य का अर्थ बताया। सर क्यों बताने की जरूरत पड़ गई थी? तो यहां पर दोस्तों राज्य का अर्थ वो नहीं है कि जैसे आप कहें कि महाराष्ट्र एक राज्य है, बंगाल एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, बिहार एक राज्य है। तो इस सेंस में राज्य का अर्थ ये नहीं है कि यहां पे राज्य की परिभाषा बताई गई है ना, नॉट एट ऑल। दोस्तों राज्य की जो परिभाषा है वह यहां पर सरकार के संदर्भ में किया गया है। किसके संदर्भ में किया गया है? सरकार के संदर्भ में। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पूरे मौलिक अधिकार में हमेशा राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां पर उन्हें सरकार शब्द का प्रयोग करना था वहां पर उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि सरकार शब्द का प्रयोग करते तो हो सकता है सरकार का अर्थ लोग किसी और वे में ले जाते। यहां पर इन्होंने बताया कि भाई जितना भी हमने 12 से लेकर के 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार के, और उसमें जहां जहां हमने राज्य शब्द का प्रयोग किया है तो उसका अर्थ क्या है। तो यहां पर इन्होंने राज्य को क्लियर किया। राज्य बराबर आप सरकार समझ सकते हैं, आप अपनी भाषा में राज्य का अर्थ सरकार समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपकी ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आता, कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आता। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ध्यान से समझना आपको दोस्तों, केंद्र की जो संसद है यानी कि विधायिका, केंद्र की विधायिका एवं कार्यपालिका, कहां की? केंद्र की। विधायिका एवं कार्यपालिका कहां की? केंद्र की। तो केंद्र सरकार की जो विधायिका है, संसद की जगह पे आप विधायिका लिख सकते हैं, तो विधायिका एवं कार्यपालिका, और इसके जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी इसकी संस्थाएं हैं, तो केंद्र की संसद एवं कार्यपालिका एवं उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका के अंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब के सब, तो वो सब के सब दोस्तों राज्य की परिभाषा में माने जाएंगे। क्योंकि मौलिक अधिकार आपको किसके विरुद्ध मिला है? राज्य के ही विरुद्ध तो मिला है, मतलब सरकार के ही विरुद्ध तो मिला है। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है वह सरकार के ही खिलाफ प्राप्त है, क्योंकि अंततः हमारा शोषण कर सकता है तो कौन कर सकता है? जिसके पास पावर होगा, सत्ता होगा। तो कल को सरकार यानी कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे नागरिकों का शोषण न करने लगे, इसके लिए सरकार से संरक्षण करने के लिए हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो आप हमेशा बताएंगे राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। हाँ, कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे प्रावधान जरूर है जो नागरिकों से भी हमें बचाते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत। अब सरकार तो छुआछूत करने आएगी नहीं, कर सकती है, तो राज्य के विरुद्ध तो प्राप्त ही है, लेकिन एक नागरिक भी तो छुआछूत का व्यवहार कर सकता है। और इसलिए दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो जनरली राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त है, मतलब कि राज्य हमारा शोषण न करे। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति की भी रक्षा करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। और सरकार का अर्थ यहां पे राज्य से लिया गया है, और राज्य का मतलब ये कौन कौन से लोग हैं, तो ये जितने भी संसद और कार्यपालिका के अंग होंगे वो सभी के सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे, मतलब इनके विरुद्ध हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। फिर इतना ही नहीं दोस्तों, राज्य स्तर पे भी यही सब बॉडीज हैं, क्लियर है। और दोस्तों जितने भी स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्तर पे जो सरकार है, स्थानीय सरकार का अर्थ क्या होता है? जो नगर पालिका है और जो पंचायत है, पंचायत एवं नगर पालिका, वो भी जो पंचायत और नगर पालिका है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो हमारे मूल संविधान में तो बस ये दोनों लिखा हुआ था, स्थानीय सरकार भी बाद में। और इतना ही नहीं, अगर कोई सरकारी कंपनी है ना, अगर कोई सरकारी कंपनी है या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो वो संस्थाएं भी हमारी राज्य की परिभाषा में आएंगी। ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया। सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे, एक कौन राज्य की परिभाषा में आता है और एक कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आता। एक तो यहां पे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेगा आपसे, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे 12 में। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन राज्य की परिभाषा में शामिल है,
और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल में जो दिया हुआ है वो संसद और कार्यपालिका। अच्छा, अब यहां पे कौन शामिल है दोस्तों, तो ये सब मैंने बता दिया शामिल है, कौन शामिल नहीं है। और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट निकल करके आ रहा है वो क्या है, न्यायपालिका। ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि राज्य की परिभाषा में कौन नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आता। बहुत यूनिक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राज्य की परिभाषा है इसमें न्यायपालिका बाहर है, यानी कि न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन है वो किया जाएगा, तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी जो न्यायपालिका है। लेकिन जो सरकार है वह राज्य की परिभाषा में आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यायपालिका जो है वह राज्य की परिभाषा में नहीं आती। ध्यान रखना है, स्थानीय सरकार आती है। और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, जैसे LIC, जैसे कि सेल, जैसे कि भेल, BHL, ये सारी की सारी कंपनियां दोस्तों सरकार द्वारा, सरकारी कंपनी एक तरीके से, तो ये सारी की सारी कंपनियां भी राज्य की परिभाषा में आती हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर जितने भी प्राधिकरण वगैरह हैं वो सब भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, मुख्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। मैंने आपको बताया ना, मूल अधिकार कभी भी आपसे पूछा जाएगा किसके विरुद्ध प्राप्त है, आप हमेशा बताएंगे राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। न्यायालय द्वारा घोषित वादों और संविधान के आधार पे, अब यहां पे देखिए जो भी राज्य की परिभाषा है ना वो दो तरीके से बनी है। एक तो 12 में जो संविधान बनाने वालों ने राज्य की परिभाषा दी, फिर न्यायपालिका ने अपने तरह तरह के जो केस हुए, केस को क्या कहते हैं, वाद कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस हुए अलग अलग समय पे, कई सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिन्हित किया कि हाँ भाई ये भी राज्य की श्रेणी में आएगा, ये भी राज्य की श्रेणी में आएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे कहा गया है हमारे संविधान में कि मतलब ये कहा गया है कि भाई इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा या समानता होगी, तो ये क्या व्यक्ति से व्यक्ति है? देखिए प्राइवेट वाले मामले में नहीं है, अभी हम लोग आगे समझेंगे। हमें जो मूल अधिकार प्राप्त है केवल कुछ प्रावधान ऐसे हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। और राज्य का इसीलिए पहचानना बहुत जरूरी है कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन आएगा। तो राज्य की श्रेणी में दोस्तों एक तो संविधान के आधार पे है और दूसरा न्यायालय द्वारा घोषित वादों मतलब केसों में, केस जो है इनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कहा है। तो देखिए कार्यकारी, अब यहां पे ध्यान से समझना आपको, कार्यकारी मतलब जो हमारी कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका एवं विधायी अंगों को, जितनी भी हमारी कार्यपालिका के अंग हैं पूरे देश में एवं जो भी विधायी अंग हैं, विधायिका के जितने भी अंग हैं, जो भी बॉडीज हैं, वो सारी की सारी संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, ये सारी की सारी हमारी राज्य की परिभाषा में आएंगी। फिर दूसरा है राज्य सरकार के विधायी, अब राज्य वाले मामले में भी यही है। और सभी स्थानीय निकाय में भी यही है, नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सारी की सारी संस्थाएं जो भी सरकारी हैं वो सब राज्य की परिभाषा में आती हैं। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि संविधान, देखिए अब यहाँ पे क्या है, वैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो। अब ये सब क्या होता है वो तो हम आगे समझेंगे कि क्या वैधानिक होता है, क्या गैर वैधानिक होता है, क्या होता है मामला। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सर इतना कुछ कैसे रटेंगे, मत रटिए। केवल एक चीज ध्यान रखिए, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं ये तो याद कर सकते हो, तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब राज्य की परिभाषा में आती हैं, इतना याद कर लो आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उच्चतम न्यायालय ने अपने समय समय पर जो केस हुआ उसमें उन्होंने राज्य की परिभाषा को और विस्तारित कर दिया और उन्होंने कहा कि राज्य की परिभाषा में कंपनियां भी आ सकती हैं अगर वो वित्त पोषित है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई, देखिए अब यहां पे निजी इकाई मतलब क्या प्राइवेट कंपनियां भी राज्य की श्रेणी में आ सकती हैं? तो बिल्कुल आ सकती हैं। अगर वो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं तो वो राज्य की श्रेणी में आ जाएंगी। तो निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, तो कोई प्राइवेट संस्था भी है, अगर वो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, मतलब राज्य की एक संस्था, सरकार की एक संस्था के तौर पे कार्य कर रही है
और वो सरकार द्वारा वित्त पोषित है तो वो भी राज्य की श्रेणी में आ जाएगा, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आएगा, ये उच्चतम न्यायालय ने बताया है। तो कुल मिलाकर के क्या याद रखना है आपको, राज्य की परिभाषा में सारे आते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो न्यायपालिका है वह राज्य की परिभाषा में नहीं आता। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको याद करना पड़ेगा। तो न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल नंबर 13 भी दोस्तों थोड़ा सा समझने वाला प्रावधान है, ये आपको समझना पड़ेगा। 12 किसी को कोई डाउट तो नहीं है, 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और आपको इतना नहीं रटना है, कार्यपालिका और विधायिका के सारे अंग जितने भी हैं हमारे देश में और सरकार द्वारा जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं वो सारी की सारी राज्य की परिभाषा में आती हैं। अब आर्टिकल नंबर 13 हम लोग देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत निकल करके आएंगे, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये आर्टिकल सबसे ज्यादा आपको कॉन्शियस होकर के, ऐसा नहीं कि टफ है, टफ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है। अगर आप सीक्वेंस समझ करके पूरा समझेंगे ना तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो 13 में कहा क्या गया है वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आर्टिकल नंबर 13 में दोस्तों 4 खंड हैं। 13 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें कुल कितने खंड हैं, हो सकता है आपसे खंड ही पूछ ले। तो 13 में कुल 4 खंड हैं। 13 में कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले किसका नंबर आएगा, 13 का पहला खंड। तो जो दोस्तों 13 का पहला खंड है, 13 का पहला खंड है, कुल 4 खंड हैं। तो जो 13 का पहला खंड है वो क्या कहता है, देखिए इसका नाम क्या पढ़ा आपने, 13 का जो प्रावधान आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा कि अल्पीकरण एवं असंगत एवं अल्पीकरण। इसका मतलब क्या है, 13 में क्या बताया गया है, सिंपल सी बात ये आप ये समझिए। 13 में पहले यह बताया गया है कि देश के वे कानून जो मौलिक अधिकार के बाहर के हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, केवल मौलिक अधिकार ही तो नहीं है, भारत में बहुत तरह के अन्य कानून हैं, बहुत तरह के आदेश हैं, निर्देश हैं, नियम हैं, विनियम हैं। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। तो जो भी नियम कानून, जो भी दस्तावेज कुछ भी हो, अगर वो मूल अधिकार से टकरा रहे हैं, तो उस मामले में मूल अधिकार को वरीयता होगी। मतलब मूल अधिकार में जो लिखा हुआ होगा वो बात माना जाएगा। जैसे मान लो विरोधाभास है, कोई एक साधारण कानून है वो कुछ और कहता है और मूल अधिकार कुछ और कहता है, और दोनों में बिल्कुल विरोधाभास है, समानता ही नहीं है, विरोधाभास है। इस कंडीशन में जो मूल अधिकार होगा उसको वरीयता दी जाएगी और जो बाहर के कानून होंगे उनको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान से समझना आपको 13 में क्या कहा, 13(1) में क्या कहा गया है। तो 13(1) में कहा गया है दोस्तों कि संविधान लागू होने से पहले के कानून, तो यहां पे क्या है, पूर्ववर्ती कानून। क्या है दोस्तों, पूर्ववर्ती विधियां। अगर कोई कानून जो संविधान लागू होने के पहले का है, तो यहां पे हमेशा एक चीज जरूर, ये कीवर्ड्स है, जरूर ध्यान रखेंगे, संविधान लागू होने के पहले के जितने भी कानून हैं। आज हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है, तो आज से पहले जितने भी कानून हैं हमारे देश में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो, कैसे भी कानून हो, अगर कोई सा भी कानून अगर हमारे मूल अधिकार से टकराता है तो वो उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो कानून मूल अधिकार से टकराता है या मूल अधिकार के अगेंस्ट बात करता है, उस सीमा तक वह शून्य घोषित हो जाएगा। मतलब उस पर एक तरीके से ग्रहण लग जाएगा, वह उस सीमा तक काम नहीं करेगा जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती विधियां जो हमारे मूल अधिकार से असंगत हैं, मतलब कि उनके विरोधाभास बात करती हैं या उनके विपरीत बात करती हैं, उनके अगेंस्ट बात करती हैं, तो दोस्तों असंगत रखने वाली विधियां क्या होंगी, शून्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। और ध्यान रखना है, जो मूल अधिकार होगा हमारा, जो फंडामेंटल राइट होगा, वो ज्यों का त्यों होगा और मूल अधिकार की बात ही मानी जाएगी। तो ये क्या है, पूर्ववर्ती कानून है। ठीक है, 13(1). अब देखिए 13(2) क्या कहता है। 13(1) तो हो गया हमारा जब संविधान लागू हुआ था उसके पहले का, लेकिन 13(2) क्या कहता है दोस्तों। 13(2) जो है ये दूसरा खंड हम समझ रहे हैं। 13(2) है वो कहता है उत्तरवर्ती विधियां। सर उत्तरवर्ती विधियां क्या होता है,
तो आप उत्तरवर्ती को विधियों, उत्तरवर्ती का अर्थ होता है बाद में, तो बाद की विधियां आप यहाँ पे ब्रैकेट में बाद भी लिख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो, बाद की, ठीक है। तो बाद की जो विधियां हैं सर, कब की बाद की? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है, इसके बाद की जितने भी कानून होंगे वो ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे जो मूल अधिकार से टकराते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान लागू होने के बाद कोई भी देश में ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे मूल अधिकार को कम करे, छोटा करे या मूल अधिकार के अगेंस्ट बात करे, नहीं बनाया जाएगा। सर अगर जरूरी हुआ बनाना पड़े तो बनाओ, अगर जरूरी है, बहुत जरूरी है तो बनाओ, लेकिन मूल अधिकार से नहीं टकराना चाहिए। सर मान लीजिए ऐसा स्थिति आ जाए तो ध्यान रखना है कि जिस सीमा तक वो टकराएगा वह भी शून्य हो जाएगा, चाहे कितना ही जरूरी हो, लेकिन मूल अधिकार को हमेशा वरीयता दी जाएगी। यह हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें समझाया। तो उन्होंने बिल्कुल लिख दिया कि कोई डाउट ना हो, हमारे नागरिक तो अभी निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, और आने वाले समय में ये जो सत्ताधीश होंगे हो सकता है उनकी नीयत खराब हो जाए और वो हमारे नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करें। वो ऐसा कानून बना दें कि हमें मूल अधिकार प्राप्त ही ना हो और हमारे साथ शोषण, हमारे साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करने लगे। तो कैसे उन्हें रोका जाएगा? तो भाई 13 के 2 में साफ साफ लिख दिया गया कि बाद में भी सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मूल अधिकार को कम किया जाए। अगर बनाया जाता है तो वो ध्यान रखना है, बनाया जाता है तो वह भी कैसा होगा? असंगत होगा, वह भी असंगत होगा, और जो असंगत होगा तो यह भी शून्य हो जाएगा उस सीमा तक जहां तक ये टकराता है। जरूरी है अगर बनाना तो पूरा कानून कैंसिल नहीं होगा, बस जिस सीमा तक वो टकराता है उस सीमा तक वह शून्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी। तो ध्यान रखना है 13(1) का खंड जो संविधान लागू होने के पहले के कानून है, 13(2) का खंड संविधान लागू होने के बाद की बात है कि भाई बाद में नहीं बनेगा। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब 13 का 3 देखिए, 13(1) में कहा था उन्होंने कि ऐसा कोई कानून होगा अगर वो मूल अधिकार को टकराता है तो वह कानून कैंसिल हो जाएगा। 13(2) कहता है कि बाद में कोई कानून बना वो मूल अधिकार से टकराता है तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अब सवाल तो ये है ना कि मान लो सच में सरकार या जो सत्ताधीश हैं, जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, या जो राज्य है, सरकार का अर्थ राज्य, राज्य का अर्थ सरकार, तो जो राज्य में बैठे हुए लोग हैं अगर उनकी नीयत सच में खराब हो जाए, आप कल्पना करो संविधान बनाने वालों ने इतना बढ़िया संविधान बना के दे दिया, अब उनकी नीयत सच में ऐसी हो कि यार हमें जाति के आधार पर भेदभाव करना है, हमें धर्म के आधार पर भेदभाव करना है, हमें सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी नहीं करना है ना, हमें कुछ लोगों को डोमिनेंट रखना है, कुछ लोगों को वरीयता देनी है, कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना है, कुछ लोगों को उपाधियां देनी है, विशेषाधिकार देना है। अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर उतारू हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई हमारे संविधान में तो कानून बनाने को लेकर के मना किया गया है ना, तो चलो हम कानून नहीं बनाते, हम राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवा देते हैं। तो राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी करवा देंगे और वो कहेंगे देखो भाई आपने कानून बनाने की बात कही थी, संविधान में कानून बनाने की बात है, हम तो कानून बना ही नहीं रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है, ध्यान से समझना आपको कि यहां पे कानून का अर्थ क्या है यह समझना जरूरी है। तो दोस्तों 13 के 3 में संविधान बनाने वालों को यह डाउट था कि आने वाले समय में कानून का अर्थ केवल कोई कानून ले ले और वो अपने सभी, जैसे कोई सरकार है और वो सत्ताधीश है और उन्होंने न तो कानून बनाया न तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाया, उन्होंने देश के समस्त जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, डीएम हैं, उनको उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे आदेश पारित करो कि ये चीजें होनी चाहिए। अब इसमें वो भेदभाव करना चाहते हैं, वो मूल अधिकारों को छीनना चाहते हैं, कुछ लोगों को उपाधि देना चाहते हैं और वो कहेंगे भैया देखो हमने तो कानून नहीं बनाया, हम तो आदेश पारित करवा करके ऐसा किए हैं और संविधान में तो कानून बनाने को लेकर के मनाही है, तो बाकी काम तो हम कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको कि जो 13(3) है दोस्तों वो कानून की परिभाषा बताता है कि भाई कानून का अर्थ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कानून का अर्थ केवल संसद द्वारा कानून बनाना ही नहीं होगा, वो तो होगा ही लेकिन केवल वो नहीं होगा, तो संसद के कानून, संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून कानून की श्रेणी में आएंगे। विधानमंडल के द्वारा बनाए गए, राज्य जो विधानमंडल होता है, राज्यों के विधानमंडल के जो कानून होंगे वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश होगा
वो भी हमारे कानून की परिभाषा में आएगा, विधि की परिभाषा में आएगा। कानून का मतलब विधि, विधि का मतलब कानून, एक ही बात है, लॉज। ठीक है, तो विधि की परिभाषा। ठीक है, तो संसद का कानून हो गया, विधानमंडल का कानून हो गया, कोई भी अध्यादेश हो गया। इतना ही नहीं, अगर कोई आदेश जारी करता है, कोई अधिकारी है या कोई भी है, अगर कोई आदेश जारी होता है तो वो भी कानून माना जाएगा। कोई दोस्तों अगर आदेश है, अगर कोई नियम है, आदेश की जगह पे कोई नियम सरकार ने बना दिया या राज्य के किसी अंग ने बना दिया तो वो भी कानून माना जाएगा। कोई विनियम है, नियम का छोटा रूप है विनियम, अगर कोई विनियम है, ये सारे के सारे दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? कानून में आएंगे, कानून में आएंगे। लेकिन तब भी होना वही था जिसका मतलब जिसका डर था वही हुआ, होना वही था जो सरकार ने चाहा। तो उन्होंने कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लिया। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करना था तो कुछ ना कुछ तो रास्ता सरकार द्वारा निकाल ही लिया गया। अब दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हमारे कानून की परिभाषा में आ गई, सारी की सारी चीजें कानून की परिभाषा में आ गई। अब सरकार ने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। सरकार ने कहा कि भाई इसमें कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ है, और इसलिए जो संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है दोस्तों वो 368 में बताया गया है। तो जो संविधान संशोधन होगा, अगर संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को छीना जाता है तो वो भैया कानून नहीं माना जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये सरकार कह रही है। ये कौन कह रहा है? ये सरकार कह रही है। और इसलिए संविधान संशोधन का जो व्यवस्था है, देखिए संविधान बनाने वालों ने सारी चीजें लिख दिया। अब हो सकता है गलती से उनसे ये छूट गया हो कि संविधान संशोधन भी कानून की परिभाषा में, लेकिन यहां पे ये माना गया कि भाई सरकार ने कहा संविधान संशोधन कानून की परिभाषा में नहीं आएगा, और इसलिए भैया हम संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार छीन सकते हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन कानून की परिभाषा में नहीं आता, तो आप बताएंगे संविधान संशोधन। इस पर विवाद है, अभी मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। अभी बस मामला इतना ही नहीं है, वो आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान संशोधन का 13 के तहत विधि की परिभाषा में नहीं आता, और यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहले तीनों खंड हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा हमने समझ लिया था, 13 समझना है हमें दोस्तों। चलिए, तो 13 का एक क्या कहता है? 13 का एक कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां यानी कि सभी कानून उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों को असंगत हैं। इसका मतलब भाग 3 का मतलब मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार से टकराती हैं तो वो उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी। आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, आप, है ना, बिल्कुल समझना आपको है। ठीक है, तो ये 13 का एक हमने समझा था। अब 13(2) देखिए क्या कहता है। यह संविधान के बाद, देखिए 13(2) क्या कहता है? यह संविधान के बाद की विधियों से संबंधित है, यानी संविधान लागू होने के बाद जो कानून बनाए जाएंगे उस बात को यह कहता है। इसमें कहा गया है कि, क्या कहा गया है? ये संविधान की भाषा है, तो क्या कहा गया है इसमें? यदि राज्य मतलब सरकार, यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। जिस मात्रा तक दोस्तों वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सीमा तक वह शून्य हो जाएगी। ये भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब 13 का 3 क्या कहता है? 13 का 3 कहता है इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या किया गया है? विधि का अर्थ उन्होंने बताया, समझाया कि विधि का अर्थ क्या होगा। और दोस्तों इसमें इन्होंने बताया कि सभी अध्यादेश, सभी आदेश, सभी उपविधि, सभी नियम, विनियम, अधिसूचना आदि ये सारे के सारे कानून की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियां, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि भाई इसमें रूढ़ियां भी आएंगी, प्रथाएं भी आएंगी, कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल हैं। ये सारी चीजें विधि की परिभाषा में आती हैं। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो क्या? आपको यह ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन
संविधान संशोधन राज्य की परिभाषा में नहीं आता। सर क्या विवाद है, क्या मामला है, पहले ये तो बताइए। अब यहां पर आपको एक दिलचस्प कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, संविधान हो चुका था लागू, संविधान लागू हो चुका था और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, वो समाजवादी विचारधारा के थे। अब समाजवादी क्या होता है? समाजवाद का मतलब यह है कि सब बराबर हों। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में जो जमींदार थे वो बड़े बड़े जमीन के मालिक थे, जो लोकल लोग ही थे, यही इंडियन लोग थे, उनके पास बड़े बड़े जमीन थे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में। नेहरू जी का मन था कि इन अमीरों से जमीन छीन करके हम गरीबों में दान करें, मतलब कि बराबरी लाएं, समाज में बराबरी की भाव हो। लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना आपको, जैसे ही नेहरू जी क्या करते थे, किसी अमीर की जमीन छीन करके वो गरीबों में दान करने की कोशिश करते थे, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो नेहरू जी कहते थे क्योंकि हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो केस करने वाले होते थे कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि संपत्ति रखना हमारा मूल अधिकार है और मूल अधिकार सरकार द्वारा किसी भी आधार पर छीना नहीं जा सकता, किसी भी आधार पे छीना नहीं जा सकता, है ना। संपत्ति का अधिकार उस टाइम मौलिक अधिकार था। तो 13 में जो जमींदार होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते थे कि भाई जो 13 का दोस्तों, जो 13 का ये है, 13 तो खैर बाद में आएगा, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का दोस्तों एक 19 है और 31 है। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार, हमें संपत्ति रखने का अधिकार है और नेहरू जी संपत्ति नहीं छीन सकते। तो नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी को बार बार ये मामला आता था, तो नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया। ध्यान रखना है, पहला संविधान संशोधन जो था दोस्तों, फर्स्ट संविधान संशोधन जो था, पहला संविधान संशोधन था, वो 3 जगहों पर किया गया था, 3 आर्टिकल्स में किया गया था। एक आर्टिकल्स था 15, एक आर्टिकल्स था 19 और एक था 31। ठीक है, एक था 31। ये दोनों तो जब हम 15 और जब 19 समझेंगे तो समझेंगे। यहां पर जो बोलने की आजादी थी उसमें थोड़ा सा रोक लगाया गया था, आधार तय किया गया था कि भाई आप इस आधार पे नहीं बोलोगे। जो 15 है इसमें आरक्षण देने की बात कही गई थी, तो ये तो हम बाद में समझेंगे। लेकिन जो 31 है इसमें यूं समझिए कि नेहरू जी ने एक अनुसूची जोड़ दिया, 9वीं अनुसूची। इन्होंने 31 में क्या किया? 9वीं अनुसूची जोड़ दी, एक नई अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची नेहरू जी ने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद क्या किया? इसके तहत उन्होंने कहा कि भाई 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वह सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं जाएगा। वह क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं जाएगा। और इसके बाद 9वीं अनुसूची के तहत वो कोई सा भी कानून बनाते थे और किसी भी जमींदार की जमीन छीन लेते थे। नेहरू जी कोई सा भी कानून बनाते थे, वो कहते थे क्योंकि हमने प्रावधान किया हुआ है कि भाई 9वीं अनुसूची के तहत प्रावधान है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील ही नहीं करोगे। और इसी के तहत वो जमीन छीनने के लिए, जमींदारों से जमीन लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अब ध्यान से सुनना है, जितने भी जमींदार थे वो एकजुट हो गए और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि ये जो नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया है ना, ये संशोधन ही नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? संशोधन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 19 का, अरे सॉरी, जो 13 है दोस्तों, 13 का 2 कहता है कि भाई बाद में आप कोई कानून नहीं बनाओगे, बाद में आप कोई कानून नहीं बनाओगे जो मूल अधिकारों को कम करे। और नेहरू जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया है, ये हमारे मूल अधिकारों को, स्पेशली जो संपत्ति का अधिकार है, नेहरू जी उसको हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को छीन रहे हैं और हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। और मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता, ये हमारा 13 का 2 कहता है कि बाद में कोई भी कानून नहीं बनेगा ऐसा। तो नेहरू जी ने ये जो संशोधन किया है पहला, ये संशोधन गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट चिंता में पड़ गया कि यार अब क्या किया जाए। बात तो सही है कि 13(2) में कहा गया है कि भाई बाद में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, जिसके आधार पे, और नेहरू जी ने तो कानून बना दिया था, उन्होंने 31 में संशोधन कर दिया था कि भाई हम तो संपत्ति छीनेंगे और छीन सकते हैं। उन्होंने 9वीं, इसके तहत उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी और उन्होंने उस कानून में लिख दिया कि भाई इसके तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। तो जमींदारों ने कहा कि इनका संशोधन ही गलत है। गलत किस बेस पे है? क्योंकि ये मूल अधिकार को छीन नहीं सकते और ये तो छीन रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू जी से पूछा कि हाँ भाई आपका क्या राय है। तो अब देखिए नेहरू जी ने कहा ना कि ये जो आधार ये लोग बता रहे हैं, जो जमींदार लोग आधार बता रहे हैं, जो इनका आधार है, आधार में कानून की परिभाषा आप पढ़िए। इसमें कहा गया कि बाद में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, और 13 के 3 में जो भी कानून है आप उनको पढ़िए। नेहरू जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप उनको पढ़िए, और इसमें कानून की परिभाषा में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ है। और हमने तो भैया संविधान संशोधन किया है, तो संविधान संशोधन कानून नहीं है। ऐसा नेहरू जी ने कहा कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। आर्टिकल नंबर 368 कानून नहीं है। ऐसा किसने कहा? नेहरू जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से। और मजेदार बात बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बात सही है, और जमींदारों को सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नेहरू जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। भाई इसमें कहीं भी कानून की परिभाषा में संविधान संशोधन तो नहीं कर सकते। और ध्यान से सुनना, अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अब बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक यही माना गया कि भाई संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, बाकी कानून बना करके मौलिक अधिकार नहीं डिस्टर्ब किए जा सकते, लेकिन संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। यह स्पष्ट हुआ। अब आपके एग्जाम में पूछता है, अच्छा देखिए नेहरू जी जब तक थे तब तक तो ठीक था, फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, और इंदिरा गांधी जी ने एक के बाद एक कई सारी चीजें की। उन्होंने मतलब काफी अग्रेसिव डिसीजन लेती थी वो। और इस मामले में दोस्तों आप ध्यान से सुनना है, सुप्रीम कोर्ट भी डरी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में एक केस था जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं तो गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये आप नोट करेंगे, विशेष तौर पे नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती जो डिसीजन था उसको बदल दिया, जो उन्होंने शंकरी प्रसाद वाले मामले में दिया था। अच्छा, ये जो पहले वाला मामला था उसको शंकरी प्रसाद केस कहते हैं। तो शंकरी प्रसाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट जो 1967 में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो डिसीजन है वो आप लिख लेंगे। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जो फंडामेंटल राइट है इसमें किसी भी तरीके से छीना नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट को यानी कि मूल अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कम नहीं किया जा सकता। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संविधान संशोधन भी कानून की परिभाषा में आएगा। तो दूसरा लाइन आप लिखेंगे, ये तो पहली लाइन है, दूसरी लाइन आप लिखेंगे कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल नंबर 368 है, ये भी कानून की परिभाषा में आएगी। कानून की परिभाषा में आएगी ये। और कानून की परिभाषा का अर्थ कहां पे है? 13 के 3 में। तो 13 के 3 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। याद हो जाएगा आपको। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो गोलकनाथ केस है इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं भाई, किसी भी तरीके से आप मौलिक अधिकार को नहीं कम करोगे, और जो आप संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को छीनते हो ना, अब ये भी नहीं करोगे। और इसीलिए दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी, इस डिसीजन को बदलने के लिए उन्होंने 13 में जो 4 है वो 4 जोड़ा, 3 तो पहले से थे, 4 में उन्होंने संशोधन किया। तो इन्होंने संशोधन किया दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1971। एग्जाम के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी जी ने किया, और 13 में चौथा क्लॉज जोड़ दिया। और इसमें स्पेशली उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट का जो पहले डिसीजन था ना उसके खिलाफ उन्होंने लिखा। तो इसमें उन्होंने लिख दिया कि ये जो कानून है, कानून की परिभाषा है, कानून की परिभाषा में
संविधान संशोधन नहीं आएगा, संविधान संशोधन नहीं आएगा, संविधान संशोधन नहीं आएगा, नहीं आता है, नहीं आता है। अब सोचिए, उन्होंने 13 में ही ऐसा संशोधन करके लिख दिया कि भाई ये 13 अलग है और ये संविधान संशोधन वाला मामला अलग है। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन करके हम मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं। ऐसा इंदिरा गांधी जी ने 13 के 4 में सुप्रीम कोर्ट के जो गोलकनाथ का केस था उसके अगेंस्ट इन्होंने संविधान में संशोधन करके ऐसा लिख दिया। तो ये 4 क्लॉज हैं दोस्तों, ये 4 क्लॉज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के बाद फिर आप सुनते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और केस हुआ और उसमें मिला जुला करके इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1973 के केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस जो था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस और सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस जो 1973 में था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। यानी कि इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कहा कि हां, आपका यह संशोधन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, केशवानंद भारती केस में इंदिरा गांधी जी की बात मान ली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि भाई कानून की परिभाषा में, कानून की परिभाषा जो है, कानून की परिभाषा, तो कानून की परिभाषा कहां पे है? 13 के 4 में और 13 के 3 में। तो 13 के 3 में दोस्तों जो कानून की परिभाषा है, इस कानून के परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इंदिरा गांधी जी की बात, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन नहीं आता, नहीं आता, मान लिया, मान लिया, मान लिया। लेकिन ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है भाई, आप ठीक है मौलिक अधिकार में संशोधन करो, कहीं भी संशोधन करो, करो जो मन है वो करो, लेकिन एक ध्यान रखना है कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का एक मूलभूत ढांचा है और इस ढांचे में आपको संशोधन नहीं करना है। और अगर आपने इस ढांचे में संशोधन कर दिया तो जो संविधान का पूरा कॉन्सेप्ट है वो संविधान का कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा, संविधान का जो मूलभूत भावना है ना वो भावना ही खराब हो जाएगी, पूरा संविधान ही डिस्टर्ब हो जाएगा। आप यूं समझिए कि जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ की डालियों को आप काटिए छाटिए वो ठीक है, लेकिन आपने मेन जड़ को ही काट दिया और आप कह रहे हैं कि भाई हम भी तो अभी भी तो हम भाई डाली वाली काट रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तो जड़ भी तो काट ही सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह था कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेन जड़ है संविधान की, और अगर आपने उसको काट दिया तो पूरा संविधान ठूट हो जाएगा, पूरा संविधान ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप उसको नहीं चेंज करोगे, आप करो जो संशोधन करना है करो, अब छीनो जितना मौलिक अधिकार छीनना है छीनो, लेकिन 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 अगर आप मौलिक अधिकार में संशोधन करते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, अगर कुछ भी चेंज करते हो तो मूलभूत। तो यहां पे दोस्तों जो केशवानंद भारती केस है ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी की बात भी मान ली और सब कुछ, ये सब जो भी था ये मामला सब कुछ सेट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया, मूलभूत ढांचा, और मूलभूत ढांचा का कॉन्सेप्ट संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये केशवानंद भारती केस में स्थापित हुआ। और ये जो मूलभूत ढांचे की बात है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मूलभूत ढांचे की बात या बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमारे संविधान में कहां पर है, तो आप कहेंगे कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है, संविधान में कहीं पर नहीं है, लेकिन किस केस से स्थापित हुआ था, तो केशवानंद भारती केस से स्थापित हुआ। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने पूछा होगा, इस सुप्रीम कोर्ट से पूछा ही कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है आप बता दो, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बता दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, है ना, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। पहले आप कोई भी कानून बनाओगे, संशोधन करोगे, आपके संशोधन करने के बाद, जब आप संशोधन करोगे या चेंज करोगे, कोई कानून बनाओगे, तो आपके संशोधन के बाद हम चेक करेंगे कि आपके कानून से कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। तो मिला जुला करके इनडायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये इसने तय कर दिया कि भाई कुछ चीजों को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, और जांच कौन करेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं, वो हम जांच करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट है तो हम हमेशा जांच करते रहेंगे आपके कानून को। तो यहां से अब एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा पावर पा लिया, किस चीज का, हमेशा यह चेक करना कि क्या संसद ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो यहां से सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर मिल गया जुडिशियल रिव्यू का, बात समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। और आपसे पूछा जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल में है,
तो आर्टिकल किसी भी एक आर्टिकल में नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हर कानून की जांच करेगी संसद के, ऐसा किसी आर्टिकल में नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन डायरेक्ट किसी आर्टिकल में नहीं मिलता, लेकिन आर्टिकल नंबर 13 जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन स्थापित कर दिया। न्यायिक पुनरावलोकन स्थापित कर दिया कि कहने का मतलब यह है कि जो संसद है या कोई भी कानून बनाएगी तो 13 कहता है कि संसद कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे संविधान, हमारे मूल अधिकार को डिस्टर्ब करे। तो भाई हम इसी चीज की जांच करेंगे कि आपका कानून मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप ये 2 बार 3 बार आप वीडियो देखना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हमने एक समझ लिया था, एक में क्या कहा गया है एक बार समझते हैं ध्यान से। एक में 13 के 1 में कहा गया है, अभी तक हमने जो क्या पढ़ा, 12 में तो राज्य की परिभाषा पढ़ लिया, वो तो अलग था। राज्य की परिभाषा में राज्य के जितने भी सरकारी संस्थाएं वो सब आती हैं। अब हम 13 पढ़ रहे हैं, तो 13 में मैंने बताया आपको 4 क्लॉज हैं, 4 खंड हैं। तो जो पहला खंड है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई संविधान लागू होने के पहले के कोई भी कानून होंगे वो हमारे मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो वो कानून कैंसिल हो जाएंगे, उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे, लेकिन मूल अधिकार को वरीयता होगी। तो ये पहला कहता है। दूसरा कहता है कि भाई आगे भी आप कोई कानून नहीं बनाओगे, आगे अगर कोई कानून बनाओगे और वो मूल अधिकारों को टकराता है तो भाई वो कानून उस सीमा तक शून्य हो जाएगा, लेकिन मूल अधिकार की वरीयता होगी। तो ये 13 का 2 कहता है। 13 का 3 कहता है कि भाई कानून का अर्थ क्या है। तो कानून के अर्थ में विधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए सभी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, ये सब सारी चीजें भाई कानून की परिभाषा में है। लेकिन 13(3) में कहीं भी संविधान संशोधन मूल अधिकार है कि नहीं, मूल अधिकारों पर वो होगा कि नहीं, लागू होगा कि नहीं, इसकी बात कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कानून के अंतर्गत आएगा कि नहीं। और इसलिए दोस्तों संविधान संशोधन के ऊपर विवाद चला कि क्या संविधान संशोधन मूल अधिकार है कि नहीं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले केस में कहा, नेहरू जी की बात मान करके, कि भाई संविधान संशोधन अलग है और संविधान संशोधन हमारे कानून की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में आता है, कानून के अंतर्गत आता है, और यह भी एक कानून ही है, और इसके तहत भी आप मौलिक अधिकारों को नहीं डिस्टर्ब करोगे। ये क्या, किस केस में कहा, 1967 के गोलकनाथ केस में। क्लियर है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। और इसीलिए सरकार ने फिर संशोधन किया, और संशोधन करके दोस्तों उन्होंने अगला एक खंड जोड़ दिया, और इसके बाद फिर केशवानंद भारती केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। ठीक है, तो देखिए 13 का 4 जो क्लॉज है वह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। तो ये क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि 1967 का जो गोलकनाथ केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आप, यानी कि जो संसद है, यह संविधान संशोधन करके भी हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं डिस्टर्ब कर सकती, क्योंकि वो भी कानून माने जाएंगे। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई भी बात, देखिए यहां पे इंदिरा गांधी जी ने क्या संशोधन करके लिखवा दिया, इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। मतलब कि कानून अलग है और 368 अलग है। कानून के अंतर्गत 368 नहीं आएगा, मतलब संविधान संशोधन नहीं आएगा। संविधान संशोधन अलग चीज है और बाकी सारे कानून अलग चीज है संशोधन करके। न्यायिक पुनरावलोकन यदि मैंने बता दिया आपको, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है कि किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ये आप ध्यान रखना अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। भाई आपने संसद ने कोई कानून बनाया और वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, मूल अधिकार की भावना को ही खराब कर रहा है, तो वो कानून उस सीमा तक असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना, तो प्रवर्तन करने से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानूनों को रोका है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, सरकार ने एक संविधान संशोधन किया था। कौन सा संशोधन था दोस्तों? 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन 2015, और एनजेएसी का कानून बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि भाई ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म ही कर दिया, लागू ही नहीं करने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानूनों को सरकार ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर देती है, अगर उसे यह लगता है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तब।
बात समझ आ रहा है? तो अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद 226 हो गया, ये सब भारतीय न्यायपालिका को बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है ये प्रदान करते हैं। यहां पे थोड़ा सा आपको एक चीज समझना है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये समझिए आप एकदम ध्यान से। देखिए 13 के तहत क्यों वो मिला है ये तो आपको पता हो गया कि 13 जो है वो ये कहता है कि सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को डिस्टर्ब करे। अगर मूल अधिकारों को डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो उस सीमा तक कानून शून्य होगा। तो इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट सभी कानूनों को इसी पैमाने पर जांच करती है 13 के तहत। तो इसके तहत उसको न्यायिक पुनरावलोकन तो मिल गया, लेकिन 32 और 226 के तहत भी, 32 और 226 के तहत भी उसे न्यायिक पुनरावलोकन मिल जाता है और स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट यह जांच करती है कि क्या मौलिक अधिकार, क्योंकि आपको पता है इसके तहत जो 32 है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे यह जांच करती है कि क्या मूल अधिकारों के अगेंस्ट आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिसकी वजह से हमें आपको रिट जारी करना पड़े या हमें दंड देना पड़े, क्योंकि 32 के तहत ही तो उपचार होता है। तो उपचार करने के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उपचार करने के लिए भी ये जांच करती है। तो ध्यान रखना आपको 13, 32 और 226 इन तीनों के तहत ही बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायिक पुनरावलोकन कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। लेकिन इनमें से कोई एक चुनना हो तो आप हमेशा 13 चुनेंगे, और वैसे ये तीनों ही हैं जो न्यायिक, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत 13 के तहत स्थापित होता है, लेकिन 32 और 226 उसे मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया कहां से गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 तथा 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त राज्य शब्द की परिभाषा में किस अनुच्छेद में दी गई? अच्छा, राज्य शब्द, राज्य की जो परिभाषा है वो पूछ रहा है आपसे, तो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर जो 12 है यह राज्य की परिभाषा देता है। दूसरा है निम्न में से कौन सा राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? क्या राज्य संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य विधानमंडल है, जिला? तो कौन शामिल नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये राज्य की परिभाषा में नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मूल अधिकारों के विपरीत कोई कानून बनाने से रोकता है? यानी कोई सा एक इसमें से अनुच्छेद है जो सरकार को या संसद को मूल अधिकारों के खिलाफ कानून बनाने से रोकता है। तो आपको पता होगा 13 ही है। 13 ही कहता है कि भाई आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे कि मूल अधिकारों को कम करे। अनुच्छेद 13 का 2, 13 के 2 में क्या है? बाद में सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी के अनुसार यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर कोई कानून हमारे मूल अधिकारों को कम करता है तो क्या प्रभाव होगा? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो वह कानून संविधान संशोधन से ठीक हो सकता है, वह कानून शून्य हो जाएगा, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू किया जा सकता है, वह कानून आंशिक रूप से वैध रहेगा। अब देखिए 13(2) आपने पढ़ लिया, इसमें कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं किया गया सिवाय एक बात के, और वह बात क्या है कि वह कानून शून्य हो जाएगा। अगर वो मौलिक अधिकारों को कम करता है तो वो शून्य हो जाएगा। बाकी हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। कानून जो विधि है, तो विधि शब्द का अर्थ 13 के तहत क्या है? 13 के 3 में है विधि की परिभाषा, कानून की परिभाषा। तो इसके तहत कानून की परिभाषा क्या है? केवल संसद द्वारा पारित अधिनियम, केवल कार्यपालिका के आदेश, अधिनियम, उपविधि, अध्यादेश, नियम आदि, केवल न्यायालय के आदेश। दोस्तों देखिए इन सब में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप वैसे ही पहचान लेंगे बशर्ते कि आपने एक बार पढ़ा हो इसे। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इसको देख पाएंगे कि अधिनियम, उपविधि, अध्यादेश ये सारी चीजें विधि की परिभाषा में आती हैं। और अगर कभी पूछेगा कि नहीं कौन सी विधि की परिभाषा में नहीं आती, तो हमेशा संविधान संशोधन होगा जो विधि की परिभाषा में फिट नहीं होता। क्लियर है? निम्न में से कौन सा मामला राज्य की परिभाषा की व्याख्या से संबंधित है? तो राज्य की परिभाषा की व्याख्या से संबंधित कौन सा प्रावधान है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम आनंदी मुखर्जी बनाम राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल। तो निम्न में से कौन सा मामला राज्य की परिभाषा की व्याख्या से संबंधित है? तो राज्य की परिभाषा दोस्तों करते हुए ये जो मामला है ये राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल है। ये रटने वाली चीज है, आप लोग रट लेना। राज्य की परिभाषा स्थापित हुई थी इसमें। सुप्रीम राज्य की परिभाषा का मतलब मैंने क्या बताया था? कुछ राज्य की परिभाषा तो
आर्टिकल नंबर 12 में दी हुई है। लेकिन बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये भी राज्य की परिभाषा है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं ना वो भी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगी अगर वो वित्त पोषित हैं तो। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संस्था भी राज्य की परिभाषा में आ सकती है यदि वह सार्वजनिक कार्य कर रही है तो ये पूछ रहा है कि किस केस में ऐसा कहा था, तो ये अजाय हसिया बनाम खालिद मुजीब है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 13 से किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो ये क्या कह रहा है, न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है की शक्ति अनुच्छेद 13 से किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो यह केवल राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, यह संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है, यह न्यायालयों को कानून की संवैधानिक वैधता जांचने की शक्ति देता है, यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। तो आपको पता होगा जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, इसका अर्थ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भैया जांच करेगी। किसका जांच करेगी? कानूनों का। किसके कानूनों का? जो संसद कानून बनाएगी या विधानमंडल कानून बनाएंगे। तो क्यों जांच करेगी? क्योंकि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य निम्न में से किसे सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य कह रहा है निम्न में से किसे सुनिश्चित करना है। जो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है वो क्या सुनिश्चित करता है, तो राज्य की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है उसे, शक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, संसद की शक्ति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, या न्यायपालिका का नियंत्रण जरूरी है। मतलब ये जो मूल अधिकार हमें मिला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करना है, संसद की शक्ति स्थापित करना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना है, न्यायपालिका का नियंत्रण स्थापित करना है। और इसका जवाब आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, जवाब आप जरूर देंगे दोस्तों। अगर आपने जवाब दिया तभी यह माना जाएगा कि हां आपने सच में पूरा क्लास अच्छे से देखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आया होगा और आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, बेहद जरूरी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले आपसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास सच में अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।